तो दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य फ्रेंड के साथ शेयर करें। ये है भागड़वा SB के YouTube चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ हम कंटिन्यूज रीट 62,000 पर मैथ साइंस लेवल सेकंड और लेवल फर्स्ट के लिए कंटिन्यूज वीडियो अपलोड कर रहे हैं और ये हमारा साइंस का थर्ड वीडियो है। जो भी हमारे न्यू दोस्त जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे 1 और 2 वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों, रीट सेकेंड लेवल की वैकेंसी आप सभी ने देखा होगा रद्द हो गई है और जल्दी ही इसका जो एग्ज़ाम है 2022 में जून या जुलाई में होने वाला है। इसलिए हम पुरानी सब बातों को भूलकर एक नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ अपनी तैयारी जारी रखें और उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क यूट्यूब पर मैथ्स और साइंस की क्लासेज अपलोड कर रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड मॉलिक्यूलर्स। ये जो हमारा टॉपिक था स्ट्रक्चर्स ऑफ मैटर एंड मॉलिक्यूलर्स, इसका ये थर्ड वीडियो है। आज हम इससे आगे कुछ बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो यहाँ मेरे दोस्त जो इंग्लिश वर्जन है इसका हिंदी वर्जन भी मैं आपको बताऊंगा। मेल्टिंग पॉइंट को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं गलनांक। मेल्टिंग पॉइंट है, इसको हिंदी में दोस्तों गलनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? गलनांक। मेल्टिंग पॉइंट को गलनांक बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो वह ताप जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? वो ताप जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उस पदार्थ को गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ का गलनांक जो दोस्तों 273.16 केल्विन होता है। ये किसका गलनांक है? बर्फ का गलनांक है। तो मैं अपने दोस्तों से निवेदन करूंगा ये एक कि अपने कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठें, क्योंकि यहाँ जो हमारा एडिटिंग की हुई है वो मेन पॉइंट की हुई है और ज़्यादातर जो मेरी वॉइस है उस पर आप ध्यान रखें और साथ में अगर नोट करते हैं तो बहुत बेस्ट रहेगा और एक क्लासरूम की तरह आपको लगेगा। तो डेफिनेशन साथ में आप नोट करते रहें। वह ताप जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे पदार्थ का गलनांक इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और जैसे कि अगर बात करें बर्फ का गलनांक जो है 273.16 केल्विन होता है। उसके बाद दोस्तों हम अपने अगले टॉपिक पर बात करते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक मैंने ऐड किया आपके लिए। संगलन क्या होता है? इससे मिलता जुलता टॉपिक है संगलन। तो संगलन की अगर बात करें कि संगलन क्या होता है, इंग्लिश वर्जन होता है इसका। अगर बात करें संगलन को फ्यूजन बोलते हैं। संगलन क्या होता है? ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन। ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन। तो गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को ही संगलन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन होती है संगलन की कि अगर हम गलने की प्रक्रिया, गलनांक पीछे पढ़ा था, गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? संगलन बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूजन बोलते हैं इसको। उसके बाद दोस्तों एक छोटा सा इससे मिलता जुलता टॉपिक आता है गुप्त उष्मा, या जिसको बोलते हैं गुप्त उष्मा या प्रसुप्त उष्मा, एक ही बात है। तो क्या होती है ये कि जब भी हम एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त उष्मा या गुप्त उष्मा कहते हैं। दोस्तों वॉइस पर आप ध्यान रखें। एक वायुमंडलीय दाब,
एक वायुमंडलीय दाब और 1 किलोग्राम ठोस। 1 किलोग्राम हमने ठोस लिया, 1 वायुमंडलीय दाब लिया, उस पर ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए, जब हमारे पास ठोस है उसको हम द्रव में बदलेंगे, 1 किलोग्राम है, 1 वायुमंडलीय दाब है, तो उस ठोस को द्रव में बदलने के लिए जो हमें ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे ही हम प्रसुप्त या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसके बाद हमारा जो पॉइंट है वो है आपके साथ मेल्टिंग पॉइंट होने के बाद बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट जो है हिंदी में बोला जाता है दोस्तों क्वथनांक। क्या होता है ये? द्रव अवस्था का गैस अवस्था में परिवर्तन। द्रव अवस्था को जब गैस अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाता है तो ये जो परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। तो डेफिनेशन आप श्योर कर सकते हैं कि द्रव को ताप देने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने से वो गैस में बदलते हैं, या वह ताप जिस पर द्रव गैस में बदलता है उसे क्वथनांक कहते हैं। यही दोस्तों क्वथनांक जो होता है इसमें भी गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा भी होती है, लेकिन इसकी क्या होगी कि 1 वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे हम गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये किसकी है? क्वथनांक के लिए है। जब द्रव गैस में बदलता है तो जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो उसकी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होगी, और ठोस को अगर द्रव में बदलते हैं तो जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो उसकी संगलन की गुप्त ऊष्मा होगी। उसके बाद जो हमारा दोस्तों आपके सिलेबस में टॉपिक है रीट 62,000 के लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी है। इसमें आगे हमारा टॉपिक है पदार्थों का शुद्धिकरण, कि पदार्थों को शुद्ध कैसे किया जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। पदार्थों का शुद्धिकरण, और यहाँ से चांस क्या रहता है कि हमें क्या किया जाता है, एक एग्जाम्पल दिया होगा और नीचे 4 विधियां लिखी होगी और हमें यह बताना होगा कि ये जो उदाहरण है या ये जो मिक्सचर्स है, मिश्रण है, इसको किस विधि से हल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक एक विधि। 4-5 विधि मैं आपके साथ शेयर करूंगा और चारों पांचों ही इंपॉर्टेंट विधि है। सबसे पहले है फिल्ट्रेशन, हिंदी में बोलते हैं दोस्तों इसको निस्यंदन विधि। फिल्ट्रेशन और हिंदी में बोलते हैं निस्यंदन विधि। क्या होती है ये कि एक विषमांगी मिश्रण में से द्रव व ठोस को अलग करने की विधि है। विषमांगी मिश्रण कल हमने सेकंड वीडियो में पढ़ा था कि समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। तो विषमांगी मिश्रण में से द्रव व ठोस को अलग करने की ये विधि है। तो कई बार सीधा डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी विधि है जो द्रव व ठोस को अलग करने की विधि है। तो द्रव व ठोस को अलग करने की ये विधि है जिसको फिल्ट्रेशन, हिंदी में बोलते हैं दोस्तों निस्यंदन विधि। जैसे आप नोट कर सकते हैं रेतीले जल से जल को पृथक करना। आपको एक रेतीला जल दिया और उससे पूछा भी इसको पृथक करो, तो रेत, आपको पता है रेत के जो कण हैं, सोइल के जो कण होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं और जल के कण जो होते हैं द्रव होते हैं। तो द्रव और ठोस, तो द्रव और ठोस को अलग करने की जो विधि है वो फिल्ट्रेशन है, जिसको हिंदी में निस्यंदन विधि बोलते हैं। दूसरी जो विधि होती है दोस्तों हमारे पास वो होता है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण जो है वो हमारे पास सेकंड विधि है। क्या होता है क्रिस्टलीकरण? तो क्रिस्टलीकरण एक संतृप्त विलयन से ठोस क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया है। जब भी हमारे पास एक संतृप्त विलयन दिया होता है उससे हमें ठोस क्रिस्टल बनाने के लिए अगर बोला जाए तो वो जो विधि है उसको हम क्रिस्टलीकरण विधि के नाम से जानते हैं। कौन से विलयन के अंदर? संतृप्त विलयन बनाने की ये विधि है, उससे क्रिस्टल बनाने की विधि है। ठोस को द्रव से अलग करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि द्रव के वाष्पन से प्रारंभ होती है। ये भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ठोस को द्रव से अलग करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि जो है वो द्रव के वाष्पन से प्रारंभ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं
कि चाशनी में से शक्कर पृथक करने का मतलब आपको एक चाशनी दे रखी है, उसमें से अगर शक्कर को पृथक करने का और मिश्री बनाने की अगर विधि पूछे कि कौन सी है, कि शक्कर से चाशनी से आप शक्कर कैसे अलग कर सकते हैं, मिश्री कैसे बना सकते हैं, तो ये क्रिस्टलीकरण होते हैं, क्योंकि इसमें ये क्रिस्टल बनते हैं और उसके द्वारा ही ये क्रिस्टलीकरण किया जाता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं नमक के विलयन में से नमक अलग करना। आपको नमक का विलयन दे दिया, राजस्थान में बहुत सारे खारे पानी की झीलें जहाँ से नमक तैयार होता है, तो वो नमक के विलयन में से जब भी हम वहाँ से खारे पानी की झीलों से नमक निकालते हैं तो वो डायरेक्टली नहीं है भाई वो नमक की है, वहाँ से नमक का विलयन प्राप्त होता है। उसके बाद हम उसके क्रिस्टलों को क्या करते हैं, अलग करते हैं और नमक तैयार करते हैं। तो ये होता है हमारा क्रिस्टलीकरण विधि। तो दोस्तों इस जो वीडियो है इसको आप कॉपी पेन लेके साथ में बैठें और साथ में नोट करते रहें, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है वो मैं बोल बोल के आपको लिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो मेंशन पॉइंट है वो मेन मेंशन पॉइंट किए हुए हैं, तो वो इस पर आप ज़्यादा कॉन्स्टेंट रखें। नेक्स्ट विधि जो हमारी है दोस्तों वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन विधि के बारे में बात करते हैं। सब्लिमेशन विधि को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन विधि, और ये हम छोटी कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हैं। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन विधि का मतलब होता है, क्योंकि छोटी कक्षा में अगर एनसीईआरटी की बात करें तो 5th या 6th में एक उदाहरण आता था कपूर का। कपूर की टोकरी आपको दी जाती थी, कटोरी, और उससे हम क्या करते थे, उसको अलग करने की विधि पूछी जाती थी टीचर के द्वारा, तो वो यही विधि थी, ऊर्ध्वपातन विधि, सब्लिमेशन विधि। तो ये विधि क्या होती है कि कई बार हमारे पास कुछ इस तरह का मटेरियल मिलता है, इस तरह का पदार्थ मिलता है जो ठोस सीधा किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। अगर इस प्रकार की विधि जिसके अंदर ठोस डायरेक्ट गैस में बदले बिना द्रव में बदले, मतलब अवस्था तो क्या होती है कि पहले ठोस में बदलना चाहिए, फिर द्रव में बदलना चाहिए, फिर गैस में बदलना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ क्या होता है इस विधि में, सब्लिमेशन में, कि डायरेक्ट पदार्थ ठोस से डायरेक्ट किस में बदल जाता है, गैस अवस्था में बदल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे वो कौन से पदार्थ हैं, तो इसमें से फॉर कंपटीशन में इसके उदाहरण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या उदाहरण में से क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना रहती है। तो सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन विधि के ऐसे कौन से उदाहरण हैं जो डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाते हैं, तो दोस्तों आप लिख सकते हैं इसमें नौसादर, ये सब्लिमेशन का उदाहरण है। आयोडीन, ये सब्लिमेशन का उदाहरण है। दोस्तों कपूर, ये सब्लिमेशन का उदाहरण है। दोस्तों नेप्थलीन, ये सब्लिमेशन के उदाहरण है। ये कोई 4-5 उदाहरण है जो सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन विधि के डायरेक्ट उदाहरण है। नेक्स्ट जो हमारा शुद्धिकरण की विधि है वो है दोस्तों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हिंदी वाले दोस्तों को मैं बता दूं, इसका मतलब होता है विभेदी निष्कर्षण। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसका हिंदी वर्जन होता है विभेदी निष्कर्ष। ये अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करने की विधि है। मतलब इस तरह से दो द्रव है, दोनों ही द्रव, दो द्रवों को अलग करने की जो विधि है, वो द्रव जो एक दूसरे के अंदर घुल नहीं सकते, उनको पृथक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्रैक्शनल, सॉरी दोस्तों, ये जो विधि है ये यहाँ है, ये अपने नेक्स्ट विधि ले ली है। ये वाली विधि जो है वो है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, सॉरी डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। ये जो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन विधि है उसको बोलते हैं विभेदी निष्कर्षण। और डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन जो विधि है ये वो विधि होती है जिसमें दो द्रवों को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, लेकिन उन दो द्रवों को जो अमिश्रणीय हैं। जैसे दोस्तों मुझे बताओ आप कि तेल और जल, क्या तेल जल के अंदर घुल सकता है क्या? जैसे ही आप जल के अंदर तेल की बूंदे डालते हैं तो वो उसके ऊपरी सतह पर तिरती रहती है लेकिन मिश्रित नहीं होती। तो इस प्रकार के जैसे तेल और जल को अलग करने की अगर विधि पूछे तो कौन सी है, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, विभेदी निष्कर्षण विधि है। इसके द्वारा ही हम उसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, अलग कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड विधि जो हमारी आती है नेक्स्ट वो है डिस्टिलेशन विधि। डिस्टिलेशन विधि का मतलब होता है दोस्तों
आसवन विधि। क्या होती है आसवन विधि? जब द्रव में घुलनशील ठोस उपस्थित हो, जब द्रव में घुलनशील ठोस उपस्थित हो और मिश्रण को उबालने पर द्रव वाष्पित हो जाता हो और वाष्प को ठंडा करने पर संघनन के कारण शुद्ध द्रव प्राप्त होता हो, तो इस प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। जी हाँ, एक बार और सुनिए। जब द्रव में घुलनशील ठोस उपस्थित हो और मिश्रण को उबालने पर द्रव वाष्पित हो जाता है और वाष्प को ठंडा करने पर संघनन के कारण शुद्ध द्रव प्राप्त होता है, तो इस प्रक्रिया को दोस्तों आसवन या डिस्टिलेशन विधि कहते हैं। जो हमारे पास अशुद्ध द्रव दिया होता है उसको हम जैसे वाष्पन करते हैं दोस्तों, हमारे पास अशुद्ध द्रव दिया होता है, इस अशुद्ध द्रव का हम क्या करते हैं दोस्तों? वाष्पन करते हैं। और जैसे वाष्पन करते हैं तो इस अशुद्ध द्रव से हमें वाष्प प्राप्त होती है और इस वाष्प का जैसे दोस्तों हम क्या कर देते हैं? संघनन कर देते हैं, तो उसके बाद हमें शुद्ध द्रव प्राप्त होता है। तो वो द्रव जो घुलनशील ठोस में उपस्थित है उससे बिल्कुल शुद्ध प्योर लिक्विड प्राप्त करने के लिए हम आसवन विधि का यूज करते हैं। इससे मिलती जुलती लास्ट फाइनल जो विधि हमारे पास वो है दोस्तों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि, जिसको हिंदी वर्जन बोलते हैं प्रभाजी आसवन। दो द्रवों के पृथक्करण में पर्याप्त अंतर न होने की स्थिति में, अगर दो द्रव है, दो द्रवों के क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर न है, अंतर नहीं होना चाहिए, अगर उनके क्वथनांकों में अंतर नहीं है तो उसके लिए जिस विधि का यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि। तो ये दोनों मिलती जुलती है, लेकिन अगर क्वथनांकों में डिफरेंस नहीं है तो इस विधि का यूज करते हैं। मिश्रण को गर्म करने पर प्रत्येक द्रव उसके क्वथनांक पर क्या हो जाता है? वाष्पित हो जाता है और इनकी वाष्प का प्रभाजी स्तंभ से गुजार कर संघनित करने पर भिन्न भिन्न द्रव प्राप्त होते हैं। पहले कम क्वथनांक वाला और बाद में अधिक क्वथनांक वाला द्रव प्राप्त होता है दोस्तों। पहले कम क्वथनांक वाला, फिर अधिक क्वथनांक वाला द्रव प्राप्त होता है। अब इसके प्रभाजी आसवन के कुछ एलिमेंट हमसे पूछे जाते हैं कई बार, तो इसमें हमें क्या प्राप्त होता है प्रभाजी आसवन में? तो पेट्रोल यहाँ से प्राप्त होता है, डीजल यहाँ से प्राप्त हो जाता है दोस्तों, केरोसिन यहाँ से प्राप्त हो जाता है और वैसलीन यहाँ से प्राप्त होता है। जी हाँ, दोबारा से सुनिए, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैसलीन यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो हमारे दोस्तों ये टॉपिक था जिसका नाम था स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड मॉलिक्यूल्स, जो मैंने आपके साथ 3 वीडियो के अंदर कंप्लीट किया है, पूरा शेयर किया है। तो इसी तरह से हमारा अब सेकंड जो पार्ट है वो कल शुरू होगा। कंटिन्यूज आपको वीडियो मिल रहे हैं। रीट 62,000 के नाम से ये बागड़ुआ SP के नाम से ये चैनल है और टॉपिक्स के नाम है रीट 62,000 साइंस लेवल सेकंड। और इसके अलावा दोस्तों कंटिन्यूज सुबह क्लास मैथमेटिक्स की लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए मैथमेटिक्स की कंटिन्यूज क्लास चल रही है, साइंस की भी चल रही है। जैसे ही दोस्तों हमारे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद हम आपके लिए एक्सरसाइज विद क्वेश्चन आंसर रखेंगे और जब तक चलता रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो मैं आपका दोस्त बागड़ुआ सर, मैथमेटिक्स लेक्चरर, और हमारा टारगेट यही है समाज सेवा करने का कि जहाँ भी ये दोस्तों का जितना भी भला हो सके उतना ही कम है। तो इसमें आप भी हेल्प करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनका भी कुछ बेनिफिट हो सके। थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं इसी टाइम एक नए टॉपिक के साथ।